वो क्या है, जो वहां रह गया, जो सर बता रहे हैं, जो वहां रह गया उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा तो वहां वो इलीगल हो जाएगा। जो यहां आ गया है उसके बीवी बच्चे वहां छूट गए हैं तो वो यहाँ अकेला, वो वहां अलग, वो अमेरिका जा नहीं सकता। अगर वो उनको वहां से बुलाता है तो बच्चे का स्कूल छूटेगा, उसका घर छूटेगा, सब कुछ छूटेगा। इतनी परेशानी हो गई। और अब जिन्होंने कहा है कि ये हमारी, ये भी सिक्योरिटी से जोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं हम सोशल मीडिया वेटिंग भी करेंगे कि आप फेसबुक पे क्या लिखते हो, आप एक्स पे क्या लिखते हो, इंस्टाग्राम पे क्या वीडियो डालते हो, ये सारा चेक हम करेंगे, इसलिए हमको टाइम चाहिए। अब इसके पीछे आप खेल समझो क्या है। जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने समर्थन किया, इसका एक वीडियो में बयान अगर आता है तो सुना देंगे। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 9,000 लोगों को नौकरी से निकाला, तो तुम अमेरिका के लोगों को की तो नौकरी ले रहे हो। हाँ, और सस्ती नौकरियां तुमको ढूंढनी है तो तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाके उनको तुम H1B के वीजा दे रहे हो, हम H1B पे रोक लगाएंगे। ये जेडी वैंस उपराष्ट्रपति का बयान है। अब आते हैं अगले कहानी पे। जेडी वैंस की तस्वीरें लगा दीजिए साहब। वो यूएस नेवी सील्स के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। ये उपराष्ट्रपति हैं जो बीच में इनके हैं। यूएस नेवी सील्स दुनिया की सबसे एलीट सिक्योरिटी फोर्सेस में से है, कमांडो फोर्सेस में से, स्पेशल फोर्सेस। इनके साथ इन्होंने ट्रेनिंग की है, इराक में पोस्टेड रह चुके हैं, इराक वॉर के टाइम पे। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं और जेडी वैंस H1B के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि 2028 में इनको राष्ट्रपति पद की दौड़ में आना है। वो दौड़ में तो है, मतलब चुनाव लड़ना है इनको। 2028 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में इनको लड़ना है। इनकी पत्नी भारतीय है, उषा वैंस, और ये भारतीयों को मिलने वाले H1B वीजा के खिलाफ है। और इन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मैं पहले बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत डिवोट क्रिश्चियन हूं और मैं उम्मीद करता हूं मेरी पत्नी उषा वैंस भी एक दिन क्रिश्चियन हो जाएंगी। ऐसा भी इन्होंने कहा था, बहुत ट्रोल हुए थे उसके बाद। लड़ाई सारी अब 2028 की हो रही है। जेडी वैंस को वो दिखाई देता है, हाईली राइट विंग आदमी है। इनके बारे में अभी चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस की जिनके कुछ इंटरव्यू की बातें आ गई थी बाहर, इनके लिए कहा था कि मैंने इनसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं देखा। अपॉर्चुनिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, वो है ये आदमी। अब इनका नंबर तब आया जब ट्रंप छोड़े। ट्रंप के 2 टर्म पूरे हो गए और तीसरा टर्म कॉन्स्टिट्यूशनली मिल नहीं सकता, वहां लिमिट है 2 ही टर्म की। अब ट्रंप ने अपने लीगल एडवाइजर से सलाह ली कि क्या मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकता हूं। इसका प्रमाण नहीं था अभी तक, बातें तो ये हो रही थी। ये ट्रंप के सामने ही किसी ने उजागर कर दिया। वो वीडियो आपको दिखाता हूं। उनकी एक बिलियनर डोनर है, उन्होंने कहा मैं आपको $250 मिलियन और दूंगी, आप अगले टर्म में भी आप ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। 4 more years, नारे लगने लगे, 4 more years, 4 more years। दुनिया 1 साल में तबाह कर दी इस आदमी ने। वो कह रहे हैं 4 साल, अभी 3 साल तो बचे हैं और वो अगले 4 साल की तैयारी कर रहा है अभी से। सुनिए जरा, वो जो 4 more years वाला बयान है हमारे पास। अरे जेडी वैंस का बयान है, जरा सुना दीजिए। A true Christian politics, it cannot just be about the protection of the unborn or the promotion of the family, as important as those things absolutely are. It must be at the heart of our full understanding of government. Why do we penalize corporations that ship American jobs overseas? Because we believe in the inherent dignity of human work and every person who works a good job in this country. पर ये सिर्फ इनकी राजनीति के लिए H1B मुद्दा बना हुआ है और यहाँ लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, देखिए, जिसको कहते हैं कि अगर आप किसी मुद्दे पर राजनीति करते हुए सत्ता में पहुंचते हैं तो उससे वापस जाना बड़ा कठिन होता है। और यहाँ तक कि वो इशू था सिर्फ पॉलिटिकल, जब चुन कर आ गए तो उनको जिसको कहते हैं ना कि दुनिया की हकीकत पता चली। जो मागा कैंपेन थी, वो कैंपेन पता चला कि जो आप कर रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अब वो पीछे नहीं जा सकते। अब अगर वो इस तरह की बात नहीं करेंगे, बीच बीच में उनको समझ में आता है तो फिर उनको पता चलता है कि नहीं ये तो रिलैक्स करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, बहुत दबाव है। अब लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। जब वो ये कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट या दुनिया की बड़ी कंपनियां वो वहां अगर किसी को नहीं बुला पाएंगी तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो शिफ्ट ही कर जाएंगी ऑपरेशन। आप लाख कहते रहें, कंपनीज को, बिजनेसेस को कोई रोक नहीं सकता है, जिसको अगर देशज भाषा में कहें तो कनपटी पे कट्टा सटाकर बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। कारोबारी को एक समय के बाद समझ में आने लगेगा। और उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, कड़ी से कड़ी पॉलिसी वो झेल लेता है बिजनेसमैन। उसको पता चल जाएगा भाई इतनी कड़ी पॉलिसी, एवरी डे यू आर चेंजिंग द पॉलिसी। हर दूसरे दिन आपकी नई पॉलिसी आ जा रही है, हर दूसरे दिन सो के उठा आदमी, अच्छा आज कुछ और नियम है, नया कोई अधिकारी आ गया। तो एक तरह से जिसको हम लोग 1991 के पहले कहते थे कि भारत में लाल फीताशाही है, ट्रंप ने वहां जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ब्यूरोक्रेसी हावी कर दी है। वो खतरनाक है
और मुझे लगता है कि इसी वजह से उनका एलन मस्क से झगड़ा हुआ, इसी वजह से विवेक रामास्वामी निकल कर ये गए। कदम तो शुद्ध एंटी इंडिया है ना सर, क्योंकि 75% H1B हमको मिलते हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है उसी के एंटी तो होगा, तो सबसे ज्यादा तो हम ही उसका लाभ लेते हैं। अब ये जो जेडी वैंस पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं नेवल सील्स के साथ एक्सरसाइज वाली, अगले राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए जो ये तैयारी कर रहे थे, अपनी स्क्रीन पर ले लीजिए पिक्चर्स वो। अब ट्रंप के पीछे लोग पड़े हैं कि आप लड़िए अगले इलेक्शन भी, हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता। और एक वहां पर एक सर्वे हुआ, उसमें ये पता चला कि 35% ट्रंप सपोर्टर्स जेडी वैंस को पसंद करते हैं अगले राष्ट्रपति के तौर पर, क्योंकि ये भी उतने ही कंजर्वेटिव हैं। तो राइट विंगर और जो इनके अभी विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने इनके कैंपेन को समर्थन दे भी दिया है, इनके साथ हैं। तो अब आपको लगता है कि ट्रंप इवेंचुअली क्या इतने बड़े कदम की ओर देखेंगे कि 4 साल में और रह पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि संविधान संशोधन इतना आसान है अमेरिका में। आप अमेरिकन हिस्ट्री को यदि आप देखिएगा तो अभी तक 27 बार उन्होंने संविधान संशोधन कर पाए हैं, जिसे कहा जाता है, अमेरिका के संविधान के लिए कहा जाता है कि द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। तो उसमें परिवर्तन करना और फिर सारे स्टेट से उसको अप्रूव करवाना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये मुझे संभव दिखाई नहीं देता है। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ की परंपरा, जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तक, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के समय हुआ था शायद 1951 के अंदर 22वां संविधान, ना वो 22nd अमेंडमेंट वहां हुआ। फ्रैंक रूजवेल्ट जो है वो अकेले राष्ट्रपति जो 4 बार हुआ था, उसी के बाद ऐसा हो पाया। 1932 to 45। तो एक बहुत बड़ी परंपरा को तोड़ना होगा ये। नहीं, वो तो संविधान में संशोधन आया, लेकिन उससे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन को जो है वो तीसरे कार्यकाल लेने से मना कर दिया था जी। और कई ऐसे वहां पर प्रेसिडेंट है जिन्होंने तीसरे वो बयान आया क्या हमारे पास 4 more years वाला? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने में केवल वहां पर जो है, क्योंकि मुश्किल क्या है कि दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी चाहिए और जो 3/4 मेजोरिटी चाहिए स्टेट्स में, मतलब 50 में से 38 में उसका समर्थन हो, और वो तो इनके पास नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए बहुत टफ काम है ये। ठीक है, अगली खबर, अब ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए और ये बातें सिर्फ वॉर्स की करते हैं। अब इन्होंने कल बयान दिया कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी बैटलशिप बनाने जा रहा हूं। बैटलशिप, आजकल बैटलशिप्स होती नहीं उतनी बड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 में बैटलशिप्स की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें बड़ी बड़ी तोपें लगी होती हैं, गन्स लगी होती हैं। अब नया जमाना आ गया तो उसमें मिसाइलें भी आप उससे लॉन्च कर सकते हो, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं आजकल। इन्होंने कहा मैं दुनिया की सबसे बड़ी बैटलशिप बनाऊंगा, ऐसी 30 बैटलशिप्स बनाऊंगा। अभी 2 इन्होंने बनाने को कमीशनिंग में दे दिया है और उसको नाम इन्होंने दिया है गोल्डन फ्लीट। ट्रंप का प्लान है गोल्डन फ्लीट बनाने का। तो ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आप जरा सुनिए। Approved a plan for the Navy to begin the construction of 2 brand new, very large, the largest we've ever built, battleships. You know, you used to build the Iowa, the Missouri, the Wisconsin, the Alabama, many others. We had big battleships. These are bigger, but they will have 100 times they'll be 100 times the force, the power, and there's never been anything like these ships. These have been under design consideration for a long time, and it started with me in my first term.